अब आपने इसमें दो टर्मिनोलॉजीज को जरूर सुना होगा। एक होता है बाइंग ऑफ ऑप्शंस और दूसरा होता है सेलिंग ऑफ ऑप्शंस, या जिसे हम कभी कभार राइटिंग ऑफ ऑप्शंस भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि आखिर ये क्या चीज़ें होती है। देखिए, बाइंग ऑफ ऑप्शंस के लिए तो मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो थे वो दे दिए। फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इंश्योरेंस अगर हम बाय करते हैं, तो इंश्योरेंस क्या होता है। अगर मान लो हमने 50,000 रुपये प्रीमियम देकर और 1 करोड़ की अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखी है, यानी कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है तो ये 50,000 रुपये जो मैंने दिए हैं ना, उसके बदले में मैं 1 करोड़ तक का जो, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है, तो 1 करोड़ तक का जो मैं अपना इंश्योरेंस का अमाउंट जो है, अगर जो भी मेरा हॉस्पिटल में बिल आता है वो मैं यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको उस दौरान में मान लो, सपोज कीजिए कि वहाँ पर उस टाइम कुछ नहीं होता, वो जो आपका इंश्योरेंस का पीरियड था 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस का, वहाँ पे आपको कुछ नहीं होता, तो वो आपकी 50,000 जो है वो डूब जाएंगे। ये होता है ऑप्शंस, यानी कि वो 50,000 का जो था वो आपने ऑप्शन का प्रीमियम दिया, उसके बाद आपको वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो यहाँ तक इतना 1 करोड़ तक का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अब आप ये देखो कि जब आपने वो इंश्योरेंस बाई करी तो उसके अगेंस्ट में कोई सेलर भी होगा, क्योंकि सेलर होगा तभी तो कोई चीज़ जो है वो बाइंग कर सकते हैं और तभी वो ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो अब इस केस में वो सेलर होगा वो इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जब तक कोई सेलर नहीं होगा तब तक ये एग्रीमेंट प्लेस कैसे होगा। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट को कंप्लीट होने के लिए चाहिए होता है एक बायर और चाहिए होता है एक सेलर। अब इनमें ना डिबेट तो काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है कि बायर कौन है, सेलर कौन है, ये सब चीज़ों के ऊपर। अब आप बताओ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किसके पास होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी के पास। और यही चीज़ होती है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑप्शन सेलर्स है ना, उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होती है, और एक टाइम के बाद उनको हम मार्केट मेकर्स भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो भी हम मॉड्यूल आगे इस जो सीरीज में पढ़ने वाले हैं, ये ज़्यादातर स्ट्रेटेजीज जो हैं वो सेलर के हिसाब से, सेलर को दिमाग में रख के उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाई जाती है। और हम तो इन लोगों के आगे कुछ भी नहीं है, एक टाइनी क्रिएचर्स हैं इनके आगे। इन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एचएनआईज होते हैं, ये दिन का 500 हजार हजार करोड़ की कैपिटल जो है वो डिप्लॉय करते हैं। ये पीसीआर डेटा के हिसाब से काम करते हैं, ये अपनी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं, इसीलिए इनके पास हमेशा एक एज होता है। तो अभी तक हमने बेसिक डिफरेंस समझा ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में, कि ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम को पे करता है, जबकि ऑप्शन सेलर प्रीमियम को रिसीव करता है। अब ऑप्शन बायर के पास कुछ लिमिटेड रिस्क होते हैं, क्योंकि वो जितना ऑप्शन पे करेगा, जितना प्रीमियम देगा, केवल उतना रिस्क होता है। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास जो है अनलिमिटेड रिस्क होता है। अब वो कैसे होता है, ये मैं आप लोगों के सामने आगे चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। बट आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि ऑप्शंस के लिए ना, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इंट्राडे कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, एक अपना पोर्टफोलियो रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए और एक अपना पोर्टफोलियो रखना इसके ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए। चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, और उनमें भी ना आपको ज़्यादातर कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करनी है, और थोड़ा सा अपने टोटल पोर्टफोलियो, टोटल कैपिटल का जो है 10 से 20% जो है आप इनमें ट्रेडिंग पार्ट को जो है ट्रेडिंग वाले सेक्शन में आप रख सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो दोनों टाइप की है ना, इन्वेस्टमेंट आपकी अलग अकाउंट में होनी चाहिए और ट्रेडिंग आपकी अलग डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहती। देखो, अभी बोलना आसान होता है कि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं तो कर लूँगा, आराम से मैनेज कर लूँगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी वेल्थ क्रिएट होती जाती है या आपका पोर्टफोलियो का साइज़ थोड़ा बढ़ता जाता है ना, फिर ये मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उसमें क्या होता है, अगर आपको कहीं गलत जगह पर लालच लग गया और आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक ही अकाउंट से कर रहे होगे ना, ट्रेडिंग में आपको लॉस हो रहा होगा, और इन्वेस्टमेंट का धीरे धीरे करके जो है ना वो भी अमाउंट कम होता जाएगा, और वो सारा जो है वो ट्रेडिंग में घुसता जाएगा, और वहाँ पर आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट से आपने पैसा बना रखा था ना, वो सारा जो है यहाँ पर डूब जाता है। तो इसलिए हमेशा 2 डीमैट अकाउंट्स में काम करें। अब अगर आपने एक डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है तो बहुत बढ़िया, दूसरा डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ टॉप ब्रोकर्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ पर जाकर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है और आपका डीमैट अकाउंट जो है जल्द से जल्द 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैं हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अपना एंजल वन का पोर्टफोलियो यूज़ करता हूँ, और ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मैं अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट यूज़ करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग भी मैं उसी में कर लेता हूँ, और इंट्राडे भी मैं उसमें रख देता हूँ। और वहीं पर ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे जो मुझे करना होता है वो मैं अपस्टॉक्स में करता हूँ।
और बाकी स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो मैं अपनी धन वाली एप्लीकेशन को यूज़ करके, धन वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वहाँ पर काम करता हूँ। और वैसे अपना मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वाइफ या अपनी मदर के अकाउंट से काम करूँ, क्योंकि धन पे जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 50% तक का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ जाता है उसमें काफ़ी हद तक। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो ट्रेडिंग के चीज़ें हैं ना, वो मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर शिफ्ट करता जाऊँगा, और वो भी अपनी वाइफ या मदर के अकाउंट से। बाकी अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं ना, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप ना मुझे अपनी डिटेल्स जो है वो इस मेल आईडी पर मेल कर, ताकि हम जो है आपको एक टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने बना रखा है, उसके अंदर अगर आपने हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा ना, तो आपको फ्री में उस ग्रुप के अंदर एंट्री मिल जाएगी, और वो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग आइडियाज़ और जो भी कोई शेयर्स मेरे सामने नज़र आते हैं, जो कोई ट्रेड मुझे अच्छा लग रहा होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, और अब मैं आपको एक ऑप्शन सेलर को किस टाइप से काम करना पड़ता है, मैं आपको इंश्योरेंस के टर्म्स में ही आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, मैंने मान लो आज की डेट में एक हेल्थ इंश्योरेंस ली, जिसके लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ा 20,000 रुपये, और अगले ही महीने मुझे किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और वहाँ पर मेरा जो काफ़ी खर्चा जो भी हुआ, वो सब चीज़ें जो है वो मैंने अपने मेडिक्लेम से, जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी थी, वहाँ से क्लेम कर ली। अब ये तो हो गया सिर्फ मैं, ऐसे ही काफ़ी सारे लोग जो है एक टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी को जो है कितना सारा पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा, और ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी दर्दनाक जगह होती है, काफ़ी बड़ी एक पेन वाली सिचुएशन होती है। और यही सेम चीज़ हुई थी जब 2020 में कोविड आया था। कोविड में काफ़ी सारे लोग बीमार पड़े थे, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि कोविड में क्या हाल चल रहा था। तो काफ़ी सारे लोग बीमार पड़े थे, और काफ़ी सारे लोगों ने फिर वहाँ से क्लेम लेना चालू किया। अब इस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक सेलर हैं और उनके सामने काफ़ी सारे क्लेम्स आ गए थे। अब यही चीज़ हम अगर स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में देखेंगे, तो मान लो जैसे मैंने आपको मैं ऑप्शन बायर हूँ और आप ऑप्शन सेलर हैं, तो मैंने अगर 20 रुपये का प्रीमियम पे किया है एक ऑप्शन को लेने के लिए, तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा? 20 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मेरा प्रीमियम नहीं आएगा मेरे को वापस। लेकिन अब मान लो कि वो आपने जब वो पोजीशन सेल करी 20 रुपये में, मुझे ऑप्शन सेल करा, तो वो अब आपके अगेंस्ट में चला गया। आपके अगेंस्ट में गया, यानी कि अब उसकी प्रीमियम की वैल्यू जो है वो 20 की जगह वो 40 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, और 500 भी हो सकती है। तो इसलिए जब ऑप्शन सेलर है उसके पास एक काफ़ी अनलिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन ऑप्शन बायर के पास एक लिमिटेड रिस्क होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मिथ दूर करना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि अगर आपने ऑप्शन सेलिंग सीख ली ना, तो आपके बेड़े पार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग के अपने रिस्क होते हैं, ऑप्शन बाइंग के अपने रिस्क होते हैं। चलिए अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज को, कुछ और टर्म्स को जो हमारे को स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस के रिगार्डिंग जाननी चाहिए, वो उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म है एट द मनी। अब एट द मनी क्या होता है? एट द मनी वो पोजीशन होती है जहां पर स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इंडेक्स, यानी कि जिस रेट पर मार्केट चल रही है उसी पॉइंट की कॉल। जैसे अब निफ्टी अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर निफ्टी चल रही है लगभग 19,731 पे, तो 19,000 मान लो 19,700 हम ले लेते हैं, तो भी प्रिसाइज आपको देखने के लिए आसानी होगी। तो 19,700 पर मार्केट चल रही है, और आपने भी जो कॉल है, ऑप्शन जो लिया वो भी आपने 19,700 का ले लिया, तो वो हो जाता है जिस रेट पर इंडेक्स चल रहा होता है उसी रेट की अगर आप कॉल या पुट में बाइंग कर लेंगे या ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, तो वो हो जाता है एट द मनी का। सेकेंड टर्म है वो है कवर्ड कॉल ऑप्शन राइटिंग। अब कवर्ड कॉल ऑप्शन राइटिंग क्या होता है? राइटिंग मतलब सबसे पहले हमने ऑप्शन सेल करना है। अब आप छोटी छोटी चीज़ों को जो है समझ कर देखना। ऑप्शन सेल, ऑप्शन राइटिंग तो हमें समझ आ गया कि ऑप्शन हमने बेच कर चलना है। अब कवर्ड कॉल क्या होता है? मान लो अब आपने एक कॉल ऑप्शन सेल किया, उसके अगेंस्ट में आपने जो इक्विवेलेंट पोजीशन थी ना अंडरलाइंग सिक्योरिटी की, वो आपने परचेज करके रखी। मान लो जैसे अभी मैं आप लोगों को एक टाटा मोटर के शेयर पर लेके जाता हूँ, देखिए ये है टाटा मोटर का शेयर, और ये चल रहा है 681 रुपये पे। अब मान लो मैं 680 रुपये की कॉल पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया? 680 की कॉल को सेल कर दिया, यानी कि मैंने मंदी की पोजीशन बना ली, और साथ ही में मैंने अपने जितने का लॉट है ना ऑप्शंस का, टाटा मोटर के शेयर का, उतनी क्वांटिटी मैंने अपने पोर्टफोलियो में जो है वो बाय करके रख ली। अब इसमें क्या होगा कि अगर तो शेयर नीचे गिरा, तो मेरे को जो मैंने बेच रखी है तो वो मेरा प्रीमियम जो है वो मुझे मिल जाएगा।
लेकिन अगर बाई चांस शेयर ऊपर भी चला गया तो मेरे को वो जो मैंने जितनी क्वांटिटी बाय कर रखी है ना एक लॉट के बराबर, वो जो है वो वहाँ पर मुझे नुकसान, मेरे नुकसान को जो है वो वहाँ पर कवर कर देगी। नेक्स्ट टर्म आती है कवर्ड पुट ऑप्शन राइटिंग। अब ये बिल्कुल कवर्ड कॉल ऑप्शन राइटिंग का उल्टा हो जाता है। ऑप्शन राइटिंग जैसे कि हमने सेल करना है, और पुट में यानी कि अब हमने यहाँ पर पुट सेल करी है और उसके बदले में हमने क्वांटिटी जो है अपनी पोजीशन बना के रखी है। अगली टर्म की बात करें तो वो आता है एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस जिसे हम कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस होता है कि किस रेट पर वो कॉल जो है वो ट्रेड कर रही है। अब जैसे टाटा मोटर की नवंबर की 680 की कॉल जो है वो 14 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रही है, तो ये हो जाता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। यानी कि यहाँ पर जो हमें प्रीमियम पे करना होता है ना, ये होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद आता है एक्सपायरेशन डेट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो लास्ट डेट होगी। जैसे मान लो अगर मैं मंथली एक्सपायरी का ले रहा हूँ तो नवंबर का आखिरी थर्सडे जो है वो मेरी मंथली एक्सपायरी होगी, और वहाँ पर वो होगी मेरी लास्ट डेट ऑफ द ऑप्शन, जहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन को जो है वहाँ पर एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। सिक्स टर्म की बात करें तो वो है हेज, और ये एक कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट के लॉस को जो है लिमिट में रखा जाता है, लेकिन इफेक्टिंग अ ट्रांजेक्शन विच ऑफसेट्स एन एग्जिस्टिंग पोजीशन। यानी कि ये अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को बिना हिलाए अपने लॉस को कवर करके अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो उसे कहते हैं हेज। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने एक कॉल बेची और उसके बदले में आपने अपनी पोजीशन जो थी उतनी लॉट उतनी क्वांटिटी के शेयर्स जो थे टाटा मोटर के अपने पास रख लिए, तो ये आपने कर ली हेजिंग, यानी कि अपने लॉस को मिनिमाइज कर दिया। सेवन टर्म आती है होल्डर। तो ऑप्शन का जो परचेजर होता है उसे हम होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है इन द मनी। अब कॉल मनी इन द मनी तब होती है जब उसका स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट प्राइस से नीचे हो। यानी कि अगर आपने 680 का कॉल चल रही है जैसे टाटा मोटर की 680 का रेट चल रहा है, तो आपने इन द मनी ली, यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे अंदर की कॉल अगर आपने परचेज कर ली, 670 रुपये की मान लो परचेज कर ली, 650 रुपये की कर ली, तो वो जो 650 या 670 रुपये है ना, ये पोजीशन होगी आपकी इन द मनी। एट द मनी होगी अगर 681 पे चल रहा है तो आपने 680 की पुट ले ली या कॉल ले ली, कुछ भी ले लिया, ऑप्शन ले लिया, तो वो होगा आपका एट द मनी ऑप्शन। और लास्ट टर्म आती है इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू को जानने से पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो किस टाइप से डिसाइड होते हैं। अब जब भी हम खासकर इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अगर हम ऑप्शन प्रीमियम को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे को दो चीज़ों को जो है ध्यान से समझना होगा। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब आप लोगों में से कई सारे लोग तो ये सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि यार फिर से कोई अजीब सी टर्म आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये सारे टर्म्स को जो है काफ़ी आसान कर दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि रियल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, यानी कि उस ऑप्शन की जो रियल वैल्यू है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, यानी कि जितना टाइम बचा होगा या उसके हिसाब से टाइम का प्रीमियम कितना है। और इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसके रियल मनी जो है, रियल वैल्यू कितनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन इसे ना आप इकोनॉमिक टर्म्स में मत समझना, इसे सिर्फ एक मनी टर्म्स में समझना। अब मान लो आप और आपके एक दोस्त है, दोनों को 60-60 रुपये मिले 5 साल पहले, और आपने क्या किया, आप दोनों ना पेट्रोल पंप तक गए और 60 रुपये उस टाइम पेट्रोल का रेट चल रहा था सपोज करते हैं। आपने क्या किया, आपने 1 लीटर पेट्रोल जो था अपनी बाइक में डलवा लिया और वापस घर पे आ गए। दूसरा जो आपका फ्रेंड था उसने क्या किया, उसने कहा छोड़ना यार अभी मैं पेट्रोल नहीं डलवाता, 5 साल बाद मैं इस पैसे से पेट्रोल डलवाऊंगा। और उसने आगे क्या किया, उसने आगे वो पैसे जो थे ना, वो 60 रुपये जो थे वो वहाँ पर आके अपने ड्रॉर में रख लिए। आपके दोस्त ने सोचा कि भाई मैं ना ये 60 रुपये रख लेता हूँ अपने ड्रॉर में, और 5 साल बाद मैं इस 60 रुपये से पेट्रोल भरवाऊंगा। और साथ ही में उसने सोचा, आपके फ्रेंड ने, कि 5 साल बाद जब मैं पेट्रोल डलवाऊंगा ना तब भी मेरे को 60 रुपये, तब मुझे 1 लीटर पेट्रोल जो है 60 रुपये में मिल जाएगा। अब फास्ट फॉरवर्ड आते हैं अपने करंट सिनेरियो में। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि उस 60 रुपये से आज की डेट में आपका दोस्त जो है वो 1 लीटर पेट्रोल भरवा लेगा? और वो भी सिंपली क्योंकि उसने एक ड्रॉर में रखा था, ना तो उसने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी थी, ना भाई कुछ इसे कहीं सेव करके रखा था, सिर्फ उसने अपने ड्रॉर में एज इट इज़ रख दिया था। तो क्या आपको लगता है कि आज की डेट में वो इस 60 रुपये से 1 लीटर पेट्रोल भरवा सकता है? अब आपने देखा कि टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू जो थी वो कम होती गई, और यही चीज़ होती है टाइम वैल्यू के साथ। टाइम वैल्यू जो है वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ वो कम होती जाती है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस टाइम वैल्यू का जो पोर्शन है, जो प्रीमियम है, वो जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब अगर आपने कोई आज पोजीशन ली है और उसमें अगर आप आज की टाइम वैल्यू को देखेंगे
और बाद में 20 दिन बाद अगर आप उस टाइम वैल्यू को देखेंगे ना, तो आपको शॉर्ट बात है कि वो वहाँ से कम होती हुई नजर आएगी। मैं सिर्फ टाइम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन के प्रीमियम की बात नहीं कर रहा। अब टेक्निकल टर्म की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू की जो टाइम वैल्यू का प्रीमियम जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है कि ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एनएससी साइट पर, एनएससी ऑप्शन चेन पर। अब आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या फ़र्क हो गया। देखो ये तो जहाँ पर अभी हमने पीछे देखा था 19,100 के आसपास, ये तो थी सारी की सारी टाइम वैल्यू। अब मार्केट का रेट चल रहा है 19,731, और अब हमारा जो इन द मनी की कॉल है, एट द मनी की कॉल है, वो है 19,750 की। अब यहाँ पर इसका प्रीमियम जो है वो चल रहा है 83 रुपीज़, जबकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा कितना रह गया, 29 रुपये के आसपास का हमारा टाइम वो आता है। अब हम की कैसे निकालेंगे, स्पॉट प्राइस माइनस हमारा स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 19,731 माइनस 19,050, तो 19 पॉइंट का हमारा जो डिफरेंस है वो रह जाता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर हम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 83 रुपीज़ की है, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू तो होगी हमारी 19 रुपये की, और बाकी का वैल्यू जो है वो वहाँ पर हमारा सारा का सारा जो है वो टाइम वैल्यू है। अब क्योंकि इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो है 19 रुपये के आसपास की। अब यहीं पर अगर हम 19,700 की कॉल देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रीमियम चल रहा है 45 रुपीज़ का। अब यहाँ पर शेयर का जो इंडेक्स है उसका वैल्यू क्या चल रही है 19,731 की, यानी कि यहाँ पर कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू तो है यहाँ पर। अब वो इंट्रेंसिक वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 19,700 की वैल्यू चल रही है 62 रुपये की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो वो आ गया हमारा लगभग 31 रुपये के आसपास की, 31 रुपये 80 पैसे की, 32 रुपये की हम मान लेते हैं। 32 रुपये की जो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी 30 रुपये जो है इसमें वो है हमारा टाइम वैल्यू। लेकिन क्योंकि अभी इसकी एक्सपायरी को आज है 18 नवंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसकी एक्सपायरी को अभी 4 दिन पड़े हैं। जैसे जैसे ये 4 दिन बीतते जाएंगे ना, वो 30 रुपये की जो टाइम वैल्यू है ना, वो भी करके बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी। चलिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं ट्रेडर की पर्सपेक्टिव से। तो ट्रेडर जो है वो किस टाइप से काम करता है। अब एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखिए मैं एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या करते हैं। जैसे 19,000 मान लो यहाँ पे एक्सपायरी चल रही है 19,731 की। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का सिंपल सा फार्मूला मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कैसे निकाला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब अगर हम कॉल साइड की निकालेंगे तो देखो 19,731 चल रही है और हम 19,500 के आसपास निकालते हैं, तो अभी तो खैर इसमें टाइम वैल्यू है थोड़ी सी। ये एक्सपायरी डेट पे क्या होता है, ये बिल्कुल वैल्यू जो है ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। तो 19,731 500 यानी कि 231 रुपये के आसपास का यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी यहाँ पर टाइम वैल्यू है। जैसे एक्सपायरी होती है ना, वहाँ पर ये वैल्यू जो है आपको 1 से 2 रुपये का फ़र्क रह जाएगा, बाकी सारी की सारी जो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब अगर आप वहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन पर फ्यूचर्स को रेप्लिकेट करना चाहते हो, या फिर जो अपनी अंडरलाइंग एसेट है अगर उसको रेप्लिकेट करना चाहते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जैसे अगर शेयर का यहाँ पर प्राइस जो है वो 1 रुपये से बढ़ेगा, तो यहाँ पर कॉल का प्रीमियम जो है वो भी 1 रुपये से चेंज हो जाएगा, 1 रुपये से बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पर इंट्रिंसिक वैल्यू को काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन पर, और उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेडर्स अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। आई नो कि अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ और अच्छे से और एग्जांपल्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपके सारे डाउट सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपको अभी तक नहीं समझ आई ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, आप अपने क्वेश्चंस अपने डाउट जो है वो एक साइड पर लिखते जाओ, और जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे कंप्लीट होती जाएगी ना, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस देखना, आप अपने डाउट्स देखना, आपके ज़्यादातर डाउट्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ईजी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। जहाँ तक समझ आती है कोई बात नहीं, वहाँ तक चीज़ें संभाल के रखो, वहाँ तक चीज़ें समझ के रखो, उनके नोट्स बनाते जाओ, और जो चीज़ें समझ आ गई हैं वो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा थोड़ा उसको एक बार चेक करना, चार्ट्स पर देखना, उनको स्ट्राइक प्राइस देखना, ये सब चीज़ें जो है, जो चीज़ें आपको समझ आ गई है ना, उनके ऊपर रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप लोग हमारे साथ फ्री में टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका तरीका जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपको बस नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है,
और जैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे, अपनी डिटेल्स हमें इस मेल आईडी पर मेल करेंगे, हम सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको उस ग्रुप के अंदर, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड कर देंगे। और वहाँ से आप फिर फ्री में बिल्कुल ट्रेडिंग आइडियाज़, कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।